ये कहानी है जॉन कार्टर की, जो अर्थ पर सोने की तलाश करते करते गलती से मार्स ग्रह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो मार्स पर पहुंचने वाला इकलौता इंसान था और उसे पता चलता है कि वो मार्स पर सांस ले सकता है। शुरुआत में तो उसे अपने चारों ओर देखने पर सिर्फ सूखा रेगिस्तान दिखाई दे रहा था, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उस प्लेनेट पर एलियंस रहते हैं। वो एलियंस जॉन को पकड़ लेते हैं और उससे वो डिवाइस छीन लेते हैं जिसकी वजह से वो मार्स पर टेलीपोर्ट हुआ था। अब क्या जॉन अपने प्लेनेट पर वापस लौट पाता है कि नहीं, पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है जॉन कार्टर। इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कैसे पृथ्वीवासियों को लगता है कि इस पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ पर ही जीवन मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ के सबसे पास वाले प्लेनेट यानी मार्स पर भी जीवन मौजूद है, बस इंसान इतने विकसित नहीं हुए कि वो इस सच्चाई से रूबरू हो सकें। हम देखते हैं कि मार्स पर अलग अलग तरह की सभ्यताएं रहती हैं। वो सभी एलियंस हैं, लेकिन उनमें से कुछ हमारी तरह दिखते हैं और कुछ तो बिल्कुल हमसे अलग हैं। हम देखते हैं कि मार्स पर दो सभ्यताएं एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थीं और वो हजारों सालों से एक दूसरे से लड़ रही थीं। हम यहाँ सबथान को देखते हैं, जो जोडांगा सभ्यता का लीडर था। सबथान बहुत ही मूर्ख और क्रूर राजा था और वो हीलियम सिविलाइजेशन को खत्म करके पूरे मार्स पर राज करना चाहता था। उसने हीलियम से न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हर बार वो अपने मुंह के बल गिरता था और उसके लोगों को हार का सामना करना पड़ता था। एक दिन जब वो जंग हार कर वापस लौट रहा था तो उसकी सेना बहुत भयानक रेत के तूफान में फंस जाती है। सबथान को लगा कि उसकी मौत शायद ऐसी ही लिखी है, लेकिन तभी उसे अपने सामने तेज रोशनी दिखाई देती है और उसके सामने 3 लोग प्रकट होते हैं। ये भी एलियंस थे और ये खुद को थर्न कहते थे। उनका लीडर मताई सांग सबथान से कहता है कि उसे उनकी देवी ने उसकी मदद करने के लिए भेजा है और वो उसे एक वेपन देते हैं। सबथान इतना बेवकूफ था कि वो उससे उन्हीं को मारने की कोशिश करता है, पर उन्हें मार पाना नामुमकिन था। सांग उसे कहता है कि अगर वो उसकी देवी का कहा मानेगा तो वो उसकी इस ग्रह पर राज करने में उसकी मदद करेगा, और अगर नहीं तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबथान उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि यहाँ बात उसके मतलब की हो रही थी। इसके बाद हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, लेकिन इस बार अर्थ पर। हम यहाँ पर जॉन कार्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं। जॉन कार्टर बहुत अमीर आदमी था और उसके पास विरासत का बहुत सारा पैसा था। जॉन अपने भांजे को एक लेटर लिखता है और उसे जितना जल्दी हो सके अपने पास आने के लिए कहता है। कुछ दिनों बाद एडगर जॉन से मिलने आता है, पर स्टेशन पर पहुंचते ही उसे बुरी खबर सुनने को मिलती है। एडगर को पता चलता है कि जॉन की कुछ ही घंटों पहले मौत हो चुकी है और उन्होंने मरने से पहले अपनी सारी विरासत और उनके इतने सालों की कमाई को उसके नाम कर दिया है। एडगर के लिए ये काफी हैरानी की बात थी, क्योंकि उसकी तो जॉन से इतनी बातचीत भी नहीं होती थी। फिर उन्होंने उसके लिए ये सब क्यों किया? पर ये राज अब उन्हीं के साथ दफन हो गया था। जॉन का वकील एडगर को एक डायरी देता है। ये डायरी जॉन की थी और उसकी ये आखिरी इच्छा थी कि इस डायरी को सिर्फ वही पढ़े। जॉन ने उस डायरी में उसने उसके अब तक के सफर के बारे में बहुत कुछ लिखा था। डायरी की शुरुआत होती है आज से 10 साल पहले, जब जॉन के पास कुछ नहीं था। जॉन एक सोल्जर था, लेकिन उसकी पत्नी की मौत के बाद उसने जंग में जाना छोड़ दिया था और अब उसके जीवन का बस एक मकसद था, और वो था एक सोने की गुफा ढूंढना। हम देखते हैं कि जब जॉन राशन लेने जाता है तो दुकानदार उसकी पिछली उधारी के चलते उसे आगे का राशन देने से मना कर देता है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि इतने समय से वो सोना ढूंढ रहा था, पर उसके हाथ में अभी तक कुछ नहीं लगा था। हम देखते हैं कि उसी समय कर्नल पवेल नाम का एक आदमी जॉन को ढूंढते हुए उसके पास आता है। पवेल को पता चल गया था कि जॉन एक बहुत काबिल सोल्जर है। वो जॉन को पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें उसकी मदद चाहिए। दरअसल उनके शहर में लोकल लोगों में विरोध काफी बढ़ रहा था और उन लोगों को रोकने के लिए उन्हें एक काबिल सोल्जर की जरूरत थी। जॉन उसके मुंह पर कहता है कि वो अब किसी के लिए नहीं लड़ता और तुम अपनी मुसीबत से खुद निपटो। जॉन को जैसे ही मौका मिलता है वो वहाँ से भाग जाता है और पवेल और उसके सिपाही उसका पीछा करते हैं। भागते भागते जॉन बागियों के इलाके में आ गया था, जो उन्हें देखते ही उन पर फायरिंग करने लगते हैं। पवेल इस गोलीबारी में घायल हो जाता है और जब जॉन उसे देखता है तो वो उसे छोड़कर नहीं भागता, बल्कि वहाँ से निकलने में उसकी मदद करता है। वो दोनों एक गुफा में आकर छुप जाते हैं, पर उन नेटिव अमेरिकन ने उन्हें ढूंढ लिया था। वो लोग जैसे ही जॉन के पास आते हैं वो अपना सिर उठाकर एक बार ऊपर की ओर देखते हैं और ऊपर देखते ही वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन को समझ नहीं आता कि ये अभी क्या हुआ। वो भी जब ऊपर देखता है तो उसे भी वहाँ पर एक निशान दिखाई देता है। वो दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं और जॉन देखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारा सोना था। जॉन को उम्मीद भी नहीं थी कि उसके सोने की खोज इस तरह आकर खत्म होगी। जॉन जब सोने को देखने में बिजी था तभी पवेल देखता है कि उसके पीछे कोई खड़ा था।
वो जॉन पर हमला करता है पर जॉन उसे मार देता है। ये आदमी एक थर्न था और उसके पास एक डिवाइस था। वो मरने से पहले कुछ शब्द बोलता है और गलती से जॉन भी उसके बोले गए आखिरी शब्दों को दोहरा देता है और उसके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि जॉन मार्स पर टेलीपोर्ट हो गया था। जॉन को नहीं पता था कि वो मार्स पर है। वो जब वहां पर चलने की कोशिश करता है तो मार्स की लो ग्रेविटी की वजह से उसके पैर जमीन पर बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। वो बार बार मुंह के बल गिर रहा था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो तो लंबी छलांगे लगा सकता है। दरअसल ये सब उसकी बोन डेंसिटी और उसके बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा था, अदरवाइज वो नॉर्मल इंसान ही था। जॉन उछलते हुए एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर आता है और उसे एक बड़े से बॉक्स में से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वो जब उस पर से धूल हटाता है तो वहाँ पर उसे कुछ अंडे दिखाई देते हैं जिसमें से हरे रंग के बच्चे बाहर निकल रहे थे। इससे पहले जॉन को समझ पाता हम वहाँ पर मार्स के एलियंस को देखते हैं। ये हरे रंग के बड़े बड़े 4 हाथों वाले एलियंस थे। वो जॉन पर हमला करते हैं, लेकिन जब उन एलियंस का लीडर तार तरकस जॉन को लंबी छलांगे लगाते हुए देखता है तो वो अपने लोगों को उसे मारने से मना करता है। तरकस अपने हथियारों को फेंक देता है और निहत्थे उसके सामने आता है। जॉन तो उस एलियन को देखकर बहुत डर गया था, पर वो समझ जाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जॉन उसे कहता है कि उसका नाम जॉन कार्टर है और वो वर्जीनिया से आया है, पर तरकस उसकी भाषा समझ नहीं पाता और उसे लगा कि उसका नाम वर्जीनिया है, जबकि वो तो जॉन के शहर का नाम था। जॉन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ अपने लोगों के बीच में लाते हैं। इसके बाद हम हीलियम साम्राज्य की राजकुमारी को देखते हैं। उसका नाम देजा था और वो बिल्कुल इंसानी नस्ल की थी। देजा एक साइंटिस्ट भी थी और उसने उस टेक्नोलॉजी की खोज कर ली थी जिसकी मदद से सबथान उसके लोगों को मार रहा था। वही टेक्नोलॉजी जो सांग ने सबथान को दी थी। देजा अपने पिता को अपने इन्वेंशन का नमूना दिखाती है। वो लोग उसे देख ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि उनके बीच में बैठा एक घुसपैठिया उसके डिवाइस को खराब कर देता है। ये शांग का आदमी था और वो नहीं चाहते थे कि मार्स के लोगों को उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले। देजा के पिता उससे कहते हैं कि जोडांगा ने हमारे सभी शहरों पर कब्जा कर लिया है और उसे जो चाहिए वो जब तक उसे नहीं मिलता तब तक वो हमारे लोगों को मारता रहेगा। देजा को यहाँ पहली बार उसके पिता बताते हैं कि सबथान उससे शादी करना चाहता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि वो उसे शादी कर ले, नहीं तो वो हमारे लोगों को खत्म कर देगा। देजा को उसकी शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं थी क्योंकि उसका खुद का पिता उसे शैतान के हाथों सौंप रहा था। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं। तरकस जॉन को अपने लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर देता है और उसे उनके लोगों को फिर से छलांग मारकर दिखाने को कहता है। जॉन कहता है कि वो उसका खिलौना नहीं जो उसे छलांग मारकर दिखाएगा, वो छलांग नहीं मारेगा। पर जब तरकस को पता चलता है कि वो उसकी बात नहीं मान रहा तो वो उसे मारने की धमकी देता है। जॉन उस डिवाइस को देखता है जिसकी वजह से वो इस प्लेनेट पर फंस गया था। वो उसे उनसे छीनने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे पकड़कर उन बच्चों के साथ बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि 16 नाम की एक एलियन जॉन को एक लिक्विड पिलाती है और उसे पीते ही जॉन उनकी भाषा समझने लगा था। देर रात को जॉन उस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक अजीब सा जानवर उसके पीछे पीछे चल रहा था। जॉन देखता है कि उसका वो डिवाइस तरकस ने अपने शरीर से बांध रखा था। जॉन का पीछा करने वाला जानवर जब उन एलियंस के बीच में आता है तो वो लोग उसे मारने लगते हैं। जॉन से ये देखा नहीं जाता और वो उसे बचाने के लिए उन लोगों के सामने आ जाता है। जॉन खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा था। इसका कसूरवार वो लोग 16 को ठहराते हैं और हम देखते हैं कि तरकस 16 को उसकी गलती की सजा के लिए उसके शरीर पर गर्म लोहे से निशान बना देता है। अब उसके शरीर पर निशान लगाने की जगह नहीं बची थी, जिसका मतलब ये था कि अगली बार 16 ने अगर कोई गलती की तो उसे मरना होगा। हम देखते हैं कि सबथान हीलियम के लोगों पर एक बार फिर से हमला करता है। वो एलियंस उन दोनों की लड़ाई को किसी WWE की मैच की तरह देखते थे। दोनों में से कोई भी जीते उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो चाहते थे कि दोनों एक दूसरे को मारकर अपने आप को ही खत्म कर लें और पूरे मार्स प्लेनेट पर सिर्फ वही लोग राज करें। हम देखते हैं कि देजा उनसे लड़ते वक्त अपने हैरियर से गिरने वाली थी। जब जॉन देखता है कि वो एक इंसान है तो वो उसे बचाने के लिए एक लंबी छलांग लगाता है। देजा उसे देखकर हैरान थी क्योंकि उसने कभी किसी को भी इतनी ऊंची छलांग लगाते हुए नहीं देखा था। वो दोनों सबथान के लोगों से लड़ाई करते हैं। सांग जॉन को देखकर समझ जाता है कि वो इस प्लेनेट का नहीं है, पर वो सबथान को उसे मारने नहीं देता क्योंकि उसे जॉन जिंदा चाहिए था। वो लोग जॉन को पकड़ लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसे बचाने के लिए वो एलियंस भी उन पर हमला कर देते हैं और सबथान की आर्मी मारी जाती है। देजा को लगता था कि जॉन उसकी इस लड़ाई में मदद कर सकता है, पर तरकस उसे बताता है कि जॉन उनके साथ है और वो सिर्फ उनकी तरफ से लड़ेगा। जॉन किसी की भी तरफ से नहीं लड़ना चाहता था, उसे तो वापस अपने सोने की तलाश में जाना था। पर तरकस उसे कहता है कि अगर वो उन्हें छोड़कर गया तो वो देजा को मार देंगे। देजा उसे बताती है कि वो बरसूम पर है
जॉन उससे इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है तो देजा उसे कहती है कि वो इस सोलर सिस्टम के चौथे प्लेनेट पर है। जॉन समझ जाता है कि वो इस बार बहुत बुरा फंसा है क्योंकि वो जिस जगह पर था वो उसका प्लेनेट ही नहीं था। देजा कहती है कि इसका मतलब तुम एक थर्न हो और तुम गलती से हमारे प्लेनेट पर आ गए। वो समझ जाती है कि उसे उसके प्लेनेट पर कैसे पहुंचाना है। वो दोनों देर रात को उन एलियंस के पवित्र मंदिर में जाते हैं। सोला उन्हें वहां पर जाने से मना करती है पर वो उसकी नहीं सुनते। जॉन देखता है कि उनका मंदिर बिल्कुल उस गुफा की तरह था जिस गुफा में उसे वो डिवाइस मिला था। देजा वहां पर लिखी प्राचीन भाषा को पढ़ ही रही थी कि तभी वहां पर वो एलियंस आ जाते हैं और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। तरकेस उसे कहता है कि उसे पता भी है कि उसने उस मंदिर में जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी क्योंकि सोला ने उनकी वहां पर जाने में मदद की थी, इसीलिए अब उसे इस गलती के लिए मरना होगा। जॉन उसे कहता है कि लेकिन तुम उसे क्यों मारोगे, वो तो तुम्हारी बेटी है। ये सुनकर तरकेस उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि सोला उसकी बेटी है। तरकेस उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि अगर इसके बारे में तल हजूस को पता चल जाता तो वो उसकी बेटी को राजगद्दी मिलते ही मार देता। हम देखते हैं कि जब तल हजूस उन्हें देखने जाता है तो वो सभी वहाँ से भाग चुके थे। हम देखते हैं कि वूला, वो जानवर जिसे जॉन ने बचाया था, वो भी उन लोगों के साथ भाग गया था। तरकेस ने उन्हें एक नदी के पास जाने को कहा था और उसने सोला को कहा था कि वो वहाँ पर जाकर उनकी देवी के सामने खुद का बलिदान दे दे क्योंकि अगर वो तल हजूस के हाथ लग गई तो वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। कुछ दिनों के सफर के बाद सोला समझ जाती है कि देजा उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रही थी। वो इसके बारे में जॉन को बताती है जिसके बाद जॉन उसे बीच रास्ते में छोड़ देता है ताकि वो सच्चाई उगल दे। हमें पता चलता है कि वो उन्हें अपने राज्य ले जा रही थी ताकि जॉन वापस अर्थ पर ना जा पाए और उसके लोगों को बचाने में उसकी मदद करे। जॉन को सिर्फ अपनी परवाह थी, इसलिए वो देजा से माफी मांगता है और वो दोबारा पवित्र नदी की ओर जाने लगते हैं। सांग को पता था कि वो दोनों उस नदी के पास जा रहे थे, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए बस कुछ सेकंड्स में वहां टेलीपोर्ट हो जाता है। उस नदी के पास पहुंचते ही सोला सुसाइड करने की कोशिश करती है पर जॉन उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि उसकी जिंदगी मायने रखती है, वो इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकती। इसके बाद वो दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं। देजा देखती है कि ये किसी देवी का चमत्कार नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में सिर्फ दूसरी दुनिया से आए लोगों को पता था। उन्हें वहां पर दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए कुछ कोड वर्ड्स मिलते हैं, वही कोड वर्ड्स जिन्हें दोहराकर जॉन इस प्लेनेट पर आया था। देजा को वो भाषा नहीं आती थी, उसे समझने के लिए उसे प्राचीन किताबों को पढ़ना पड़ता जो सिर्फ उसके राज्य में थी। वो जैसे ही बाहर आते हैं हम देखते हैं कि शांग अपने मॉन्स्टर की आर्मी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। वो राजकुमारी को छोड़कर सभी को मारने के लिए कहता है। जॉन समझ जाता है कि उनमें से किसी को रुककर उनका सामना करना पड़ेगा, इसीलिए वो देजा को वहां से जाने को कहता है। इसके बाद हमें देखने को मिलती है जॉन की असली पावर्स। जॉन उन सभी एलियंस को उठा कर फेंक रहा था, लेकिन उसके लिए उनकी पूरी सेना से लड़ पाना नामुमकिन था। वो उनके सामने कमजोर पड़ ही रहा था कि तभी हम वहाँ पर एक हेली कैरियर को देखते हैं। वो उन सभी एलियंस को मारकर जॉन कार्टर को बचा लेता है। देजा देखती है कि उसके पिता के साथ सब थान उसे लेने आया था, लेकिन वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। जब जॉन को होश आता है तो एक आदमी उसे मिलने आता है, उसे राजकुमारी ने भेजा था। वो जॉन से कहता है कि वो उसे मारकर वहाँ से भाग जाए। हम देखते हैं कि जॉन भागकर देजा के पास आता है। उसे पता चलता है कि देजा सप्तान से शादी करने के लिए मान गई थी क्योंकि उसके पास अपने लोगों को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। उसने वो शब्द पढ़ लिए थे जिसे पढ़कर जॉन अपने प्लेनेट पर वापस जा सकता था। देजा उन शब्दों को उसके साथ दोहराने को कहती है। हम देखते हैं कि जॉन सारे शब्दों को उसके पीछे पीछे बोल रहा था पर वो आखिरी शब्द नहीं बोलता क्योंकि अब उसे राजकुमारी से प्यार हो गया था और वो उसके लोगों को बचाना चाहता था। वो सबके वापस आने से पहले वहाँ पर छुप जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि शांग जो भेष बदलकर उनके बीच में घूम रहा था उसने उसे देख लिया था। वो जॉन को पकड़ लेता है और उसे टेलीपोर्ट करके अपने साथ ले जाता है। उसने जॉन के शरीर को शून्य कर दिया था ताकि वो भाग न सके। सांग को पता था कि जॉन वर्जीनिया से आया है। वर्जीनिया क्या, उसे तो पूरे सोलर सिस्टम के बारे में पता था। सांग जॉन से कहता है कि आज रात तुम्हारी राजकुमारी मारी जाएगी और उसके बाद सब थान की क्रूरता और मूर्खता के चलते ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो जॉन को बताता है कि वो ऐसे ही पृथ्वी को भी खत्म करेगा। उनका यही काम है, जब भी संतुलन बिगड़ने लगता है उन्हें उसे ठीक करना पड़ता है और ये वो खुद नहीं करते बल्कि उससे करवाते हैं जो बेवकूफ हो और उसे ताकत की लालच हो। सांग जॉन से कहता है कि वो लोग अमर हैं, पर जॉन जानता था कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने उसके जैसे ही एक को अपने प्लेनेट पर मारा था। सांग जॉन को मारने के लिए वहां से दूर ले जाने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि वोला उस पर अटैक कर देता है।
और उसके उस डिवाइस को तोड़ देता है जिससे सांग जॉन को कंट्रोल कर रहा था। जॉन वहाँ से भाग जाता है और वो सोला के साथ मिलकर तरकस से मदद मांगने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, जॉन देखता है कि तल हजूस ने तरकस को राजगद्दी से हटाकर वो खुद वहाँ का राजा बन गया था। तल हजूस उसे काल कोठरी में बंद करवा देता है। जॉन देखता है कि वहाँ पर तरकस भी था जिसे वो लोग जल्द ही मारने वाले थे। उन दोनों को कोलोसियम के अंदर उतारा जाता है और ये खेल तल हजूस उनके मरने तक चलने देना चाहता था। हम देखते हैं कि उन्हें मारने के लिए उनके सामने एक बहुत बड़ा व्हाइट एप लाया जाता है। जॉन को एक बड़े पत्थर से बांधा गया था, इसीलिए वो ठीक से उस मॉन्स्टर से लड़ भी नहीं पा रहा था। हम देखते हैं कि सोला अपने पिता को बचाने के लिए उस कोलोसियम में कूद जाती है। जॉन किसी तरह अपनी बेड़ियों को खोल देता है और वो उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। जॉन तल हजूस को राजगद्दी के लिए चैलेंज करता है। तल हजूस उससे बहुत चिढ़ा हुआ था और गुस्से में उसे मारने के लिए उस पर कूद पड़ता है, पर उसकी ये गलती उस पर बहुत भारी पड़ती है क्योंकि जॉन उसे एक झटके में काट कर मार देता है और वो बन जाता है उन एलियंस का नया राजा। इसके बाद वो सभी देजा की शादी को रोकने के लिए सबधान के राज्य में जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर जॉन को पता चलता है कि शादी की रस्म तो हीलियम राज्य में हो रही थी। इतने कम समय में वहाँ सिर्फ उड़कर ही जाया जा सकता था, लेकिन वो एलियंस उड़ा नहीं करते थे, इसीलिए जॉन के पास अकेले वहाँ पर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि देजा और सबधान की शादी की रस्म शुरू हो चुकी थी। जॉन हीलियम पहुंच जाता है और वो उनकी शादी होने से पहले उन लोगों के बीच में जंग का ऐलान कर देता है। सांग सबधान से कहता है कि अब उसे उन सभी को मारना होगा, जिसके बाद सबधान जॉन को मारने के लिए उस पर हमला करता है। उन दोनों के बीच में फाइट होती है, पर जॉन उसके उस हाथ को काट देता है जिसमें उसका वेपन था। हम देखते हैं कि सांग उस वेपन की एनर्जी से सबधान को मार देता है और जॉन भी उसी की चपेट में आ गया था। इससे पहले उसका शरीर भी खत्म हो जाता, देजा सांग को उसे मारने से रोक लेती है। उन दोनों की फाइट में जॉन का टेलीपोर्टेशन डिवाइस कहीं गिर गया था। तरकस को वो मिल जाता है, लेकिन जब जॉन उसे ढूंढने में बिजी था तो सांग उसका रूप लेकर उसे तरकस से छीन लेता है। जॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सांग हवा में कहीं गायब हो जाता है। जॉन इस लड़ाई को जीत गया था और अब उनका प्लेनेट सुरक्षित था। इसके बाद देजा और जॉन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जॉन फैसला करता है कि अब से वो इसी प्लेनेट पर रहेगा। हम देखते हैं कि जॉन एक रात अपने महल के बाहर आता है और वो उस डिवाइस को फेंक देता है क्योंकि उसने कभी पृथ्वी पर वापस न लौटने का फैसला किया था, पर उसे पता नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सांग उसके महल में रूप बदलकर खड़ा था और वो जॉन को फिर से पृथ्वी पर टेलीपोर्ट कर देता है। हम देखते हैं कि जॉन फिर से उसी गुफा में उठता है जहाँ पर उसे वो सोना मिला था। पवेल की लाश भी वहाँ पर सड़कर कंकाल बन चुकी थी। जॉन उन शब्दों को दोबारा बोलता है, लेकिन बिना उस डिवाइस के वापस जा पाना नामुमकिन था। जॉन को पता था कि दुनिया भर में ऐसी और भी गुफाएं मौजूद होंगी, क्योंकि वो एलियन हर प्लेनेट पर थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन को जो सोना मिला था वो उससे बहुत पैसे कमाता है और अगले 10 सालों तक दुनिया के अलग अलग कोनों में खुदाई करके उस डिवाइस को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देता है। जैसा कि जॉन ने सोचा था, उसे सच में एक दिन वैसा ही एक दूसरा डिवाइस मिल जाता है। जॉन को किसी पर भी भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने इस राज को छुपा कर रखा। हम देखते हैं कि वो बिल्कुल सही था, क्योंकि हर समय उसका एक एलियन पीछा कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि जॉन दोबारा मार्स पर जाए। जॉन की ये पूरी कहानी एडगर पढ़ रहा था और जॉन आगे लिखता है कि वो मरा नहीं है, बल्कि उसने मरने का नाटक किया है। वो कहता है कि वो मार्स पर दोबारा जा रहा है, लेकिन उसका शरीर पृथ्वी पर ही रहेगा और अगर उन लोगों ने उसके शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो मार्स पर भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसे उसके शरीर की सुरक्षा करनी होगी। उसे उस कब्र को खोलना होगा जो सिर्फ वही खोल सकता था। हम देखते हैं कि एडगर भागकर जॉन की कब्र के पास आता है। उसका दरवाजा सिर्फ अंदर से खुल सकता था, लेकिन उसे बाहर से खोलने की चाबी सिर्फ एडगर ही था। हम देखते हैं कि वो एलियन एडगर को बाहर खड़ा होकर देख रहा था और जैसे ही एडगर अपने उस नाम से गेट को खोलता है जिस नाम से जॉन उसे बचपन में बुलाया करता था, तो उसके खुलते ही वो एलियन उसे मारने जाता है, पर उसके मारने से पहले ही कोई उसे पीछे से शूट कर देता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था। हमें पता चलता है कि ये सब जॉन के प्लान का ही हिस्सा था। दरअसल उसे वो डिवाइस कभी मिला ही नहीं था। उसने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई थी ताकि वो उनमें से किसी एक का ध्यान अपनी ओर कर सके। जॉन उस एलियन के टेलीपोर्टिंग डिवाइस को ले लेता है और वो एडगर से कहता है कि उसके बिना वो कभी इस डिवाइस को हासिल नहीं कर पाता। वो एडगर से कहता है कि उसके जाने के बाद वो उसके शरीर की रक्षा करे, ये उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। एडगर उससे वादा करता है
और हम देखते हैं कि जॉन अपनी कब्र को फिर से अंदर से बंद कर लेता है। वो उन शब्दों को दोबारा दोहराता है और जॉन फिर से मार्स पर पहुंच गया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मूवी की एंडिंग इतनी यूनिक होगी, बट ये सच में काफी अच्छी थी। इट्स वेरी सैड टू नो कि डिज्नी ने इसका सेकंड पार्ट कैंसिल कर दिया बिकॉज दिस मूवी डजंट परफॉर्म वेल एट बॉक्स ऑफिस। पर कोई नहीं, कुछ चीजों का पार्ट 2 नहीं मिले तो उसमें भी अपना एक अलग ही एडवेंचर होता है। वेल, अगर आप इसी तरह की एक और मूवी देखना चाहते हैं तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस मूवी में जॉन कार्टर जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है और ना ही मार्स जैसी कोई फिक्शनल दुनिया। लेकिन जो भी है बहुत ही साइंटिफिक और डरावनी है और ये मूवी 2 पार्ट्स में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।